अब चलते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए, जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहे हैं, आपका फंडामेंटल आइडिया। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, अनुज जी, वीरेंद्र जी, आपको भी गुड आफ्टरनून। बाकी भी जो पैनल मित्रगण हैं सबको नमस्कार। मार्केट में वापस से तेजी लौटी है तो मार्केट प्लेटफॉर्म के स्टॉक के साथ ही जाना चाहूंगा। बीएससी ऑप्शन ट्रेड वीकली बंद हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस चक्कर में ये स्टॉक 3000 से लुढ़कता हुआ नीचे की तरफ आ गया। लेकिन अब देखें तो आहिस्ता आहिस्ता इसने मार्केट शेयर गेन ही किया है। वॉल्यूम, इक्विटी, कैश और फ्यूचर्स दोनों में बढ़े हैं। FY26 Q1 FY का नंबर अगर आप देखेंगे तो 104% के आसपास बॉटम लाइन में बढ़ोतरी थी। उस क्वार्टर में करीब करीब 600 एसएमई लिस्टिंग हो गई थी। और जिस तरीके की आईपीओ पाइपलाइन है सेकेंड हाफ में, मुझे लगता है उससे ग्रोथ मोमेंटम बिल्कुल बना हुआ रहेगा। बीएससी का स्टार म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म जो अपने आप में मार्केट लीडर कहा जा सकता है। सीडीएसएल में इनके करीब 15% की होल्डिंग है। गिफ्ट सिटी आईएनएक्स में है, कैश है कंपनी के पास। और सबसे अच्छी बात है कि अगर भारतीय कैपिटल मार्केट को प्ले करना हो तो ये बेस्ट प्रॉक्सी प्ले है, क्योंकि अभी तक एनएसई लिस्टेड नहीं। क्योंकि ये एफएनओ में है, शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर्स हैं वो 2340 2350 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बट मैं चूंकि फंडामेंटली कॉल दे रहा हूँ तो कम से कम 6-8 महीना का इसमें नजरिया रखें और खरीदारी करें। चलिए, तो राजेश जी की बाइंग लिस्ट में बीएससी एक बार फिर से अपीयर हुआ। डिवीज लैब्स काफ़ी समय से दिक्कत में था ये स्टॉक, काफ़ी समय से अपने हाई से काफ़ी नीचे है इनफैक्ट। क्या ये ट्रिगर है स्टॉक के लिए यहाँ से आगे जाते हुए? ये बिल्कुल है। जब फार्मा में टैरिफ लगाने की बात आई थी कि 100% के टैरिफ के बात लगेगी, तो उस समय भी हमारी चर्चा में हमने ये कहा था कि सीडीएमओ की कंपनी जो है जो आउट परफॉर्म करेंगी। और अब चूंकि जब ये बायोसिक्योर आ गया है और सीधे सीधे इनडायरेक्ट वे में चाइना को जो टारगेट किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय कंपनी को फायदा पड़ेगा। और डिवीज चूंकि मार्केट लीडर है और बड़े क्लाइंट्स हैं इनके पास, अच्छे मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनको फायदा तो बिल्कुल है। बट छोटी कंपनियां जैसे कि लॉरस हो, ब्लू जेट हो, इनको भी एक बेनिफिट मिलने वाला है। अगर लॉरस की बात की जाए तो सीडीएमओ में उसका एक्सपेंशन चल रहा है। पहले जहां पर सिर्फ 28% के आसपास सेल आ रही थी, जो आज की डेट में 28% की सेल सीडीएमओ से आती है, वो FY27 में 33% होने की बात कर रहे हैं। वहीं सामने में अगर आप ब्लू जेट की बात करें तो 675 रुपये में जो उनका ओएफएस आया जो 3 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया था। फोकस एरिया आज भी उनका कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, बड़े क्लाइंट है जैसे कि जी हेल्थ केयर, गॉरबेड, ब्रैको, कॉलगेट, यूनिलीवर, सारे उनके क्लाइंट है। 30 साल की लेगेसी है। और अभी अभी उन्हें 102 एकड़ का जो लैंड आंध्र प्रदेश में मिला है नई सीडीएमओ फैसिलिटी बनाने का, वहां से भी एक अच्छी अपसाइड हो सकती है। तो मैं समझता हूँ ये कुछ एक काउंटर इस पूरे स्पेस में है जहाँ बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। 6500 का हो गया दिवी जनाब, 350 रुपये ऊपर खबर का इम्पैक्ट। मीनवाइल अभी इनफैक्ट राजेश अग्रवाल जी, टीसीएस ने $6 बिलियन का जो बेट किया है एआई डेटा सेंटर पर, इसके संदर्भ में टाटा कम्युनिकेशन तो भाग गया, लेकिन मेरा सवाल टीसीएस पर है आपसे कि ये जो बेट है कैसा लग रहा है आपको? ये बोल्ड स्टेप लग रहा है या फिर सही ठीक ठाक वैल्यूएशन लग रही है आपको? आपका टेक इस पर? देखिए श्रेया जी, ऐसा है कि अगर टीसीएस के नंबर अगर आप देखो तो उम्मीद से बेहतर थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छे थे, बट उम्मीद जो लोगों को थी उससे बेहतर थी। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, 11 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है। और अगर आप देखो तो ऑर्डर इनफ्लोज भी खराब नहीं थे, ऑर्डर फ्लोज भी इनफ्लोज भी अच्छे थे, बल्कि लोगों को ऐसा लगने लग गया था कि कुछ होने वाला नहीं। दिक्कत ये थी कि लोगों को इंतजार था फेड के रेट कट की, जिसके बाद ये उम्मीद थी कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स बढ़ जाएंगे। फेड की रेट कट हो गई और ऐसे इंडिकेशन है कि शायद 2 रेट कट्स और आए तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स बढ़ जाएंगे। तो पूरे आईटी स्पेस में मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव रुझान आएगा। अब ये जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया डाटा सेंटर वाले का, ये एक बहुत पॉजिटिव अनाउंसमेंट कह सकता हूँ, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल 2 साल से लोगों की धारणा ये हो गई थी कि ये लोग कुछ कर रहे नहीं है, वो पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं। अब चूंकि एक स्टेप इन्होंने आगे लिया है तो मुझे लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। और किसी भी कारण से स्टॉक 2900 तक आता है तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बाइंग पॉइंट हो जाएगी। कम से कम 1.5 साल का नजरिया रखें और इसे धीरे धीरे खरीदारी करें। ओके, चलिए अब एक आरपीएल बैंक और अब ये जो
लेवल्स आरबीएल बैंक क्रॉस कर रहा है, क्योंकि अब ये वीकली कैंडल्स की बात करेंगे हम। ये लास्ट इसने हिट किए थे अगस्त 2024 में, उसके बाद से इस तरीके के मूव्स काफ़ी, लेकिन परमानेंटली बैन में रहता है तो इसलिए इस पर कोई खास ट्रेड नहीं डिस्कस करते हैं। लेकिन येस बैंक की बात कर लेते हैं। येस बैंक इस समय डे हाई पर है। राजेश अग्रवाल जी, येस बैंक और ये आरबीएल बैंक एक्चुअली दोनों का एक साथ चलना कुछ मार्केट सेंस कर रहा है क्या? देखिए, यस बैंक में तो सीधे सीधे अगर आप देखो तो पिछले 3-4 क्वार्टर्स से नंबर्स में इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं। जो लेगेसी इश्यूज थे वो पीछे छूटते जा रहे हैं, और अब चूंकि नए प्रमोटर्स एंटर कर रहे हैं एसएमबीसी, तो मुझे लगता है वहां से मार्केट को थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। और आज मेरे हिसाब से शायद 52 वीक हाई बना रहा है ये स्टॉक। वैल्यूएशन अब ठीक ठाक लगने लगे हैं, और मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जिनकी रिस्क एपेटाइट अच्छा हो तो वो वहाँ थोड़ी बहुत पोजीशन ले सकते हैं। तो अभी भी मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से अच्छी अपसाइड हो सकती है अगर कोई थोड़ी सी रिस्क लेकर के इसको ले। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, जिनकी रिस्क एपेटाइट अच्छी हो वही अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा यस बैंक में डाल सकते हैं। जहां तक आरबीएल की बात है, नंबर्स लगातार खराब आए, एसेट क्वालिटी के इश्यूज लगातार रहे, लेकिन मेरे हिसाब से अब चूंकि वो बैलेंस शीट क्लीनिंग वगैरह के प्रोसेस हो गई है, और एक बड़ा अकाउंट जो उनका एनपीए में कन्वर्ट हुआ था वो पीछे छूट गया है, तो अब यहाँ से करीब 320-325 के टारगेट इसमें आ सकते हैं। मिड कैप फंड के लिए राजेश जी बताइए आपकी ट्रेड। अनुज जी, मिड कैप के हिसाब से सिरमा एसजीएस के साथ जाना चाहूंगा। ईएमएस का प्लेयर है, और अब आप देखो तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से हटके डिजाइन लेड इनोवेशन, एआई ड्राइवन में जा रहा है। 30 से 35% की रेवेन्यू ग्रोथ की मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है FY26 में, जो कि हाई मार्जिन वर्टिकल जैसे कि ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर है, वहां से आने वाले हैं। 1800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत की सबसे बड़ी मल्टी लेयर पीसीबी फैसिलिटी बना रहे हैं आंध्र प्रदेश में, साउथ कोरिया की कंपनी के साथ। और जर्मनी में भी इन्होंने अपनी एक नई फैसिलिटी बनाई है। एक्सपोर्ट से करीब करीब 25-30% की रेवेन्यू शेयर आने की संभावना है। पीएलआई की बेनिफिट्स तो है ही, और वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो FY27 की अर्निंग से अगर मैं देखूं तो 23-24 की पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो जो हमें थोड़ा कंफर्ट दे रहा है। मुझे लगता है अगर कोई 9 से 12 महीने के टारगेट के साथ ये खरीदारी करता है तो 4 फिगर देखने को मिल सकते हैं। ओके सिरमा, ये है मिड कैप फंडा के लिए राजेश जी के बिग। ये राजेश जी, अनुज ने जो बात कही बहुत सही कही। वो आपने, राजेश अग्रवाल जी, वो जुदाई पिक्चर में वो थी ना श्रीदेवी जी, जब उर्मिला जी से शादी हो जाती है अनिल कपूर की, उसके बाद जो श्रीदेवी जी का बिहेवियर होता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब का बिहेवियर वही होगा क्या अब? लगता तो वैसा ही है कि वैसा ही बिहेवियर होने वाला है। और अनुज जी ने जो कहा कि ये ठिकरा किसके साथ फोड़ेंगे पता नहीं, उनका ट्वीट का इंतजार करना पड़ेगा। तिलमिला तो पूरी तरीके से गए होंगे, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो लेट्स सी कैसे पैना होता है। मैं इतनी देर से अपने दिमाग में यही विजुलाइज कर रहा था। खैर आएंगे इस पे, चलिए बात करेंगे। अभी थोड़ा सा आपसे बात करनी है कि वीकेंड में ओटीटी पे देखने लायक क्या है और सिनेमा घरों पे देखने लायक क्या है, लेकिन उससे वीकेंड मूवी की बात हुई है तो राजेश अग्रवाल जी के पास चलते हैं। राजेश अग्रवाल जी बताइए, इस वीक क्या कुछ देखने लायक है ओटीटी पे और थिएटर पे, क्या कुछ रिलीजेस? श्रेया जी, ऐसा है कि ओटीटी पे अगर कहा जाए तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जैसे पहली तो सत्याराज, जो इसने बाहुबली में कटप्पा का रोल किया था, उसकी एक मूवी है त्रिबांधारी बर्बरीक। ये महाभारत काल में पांडव कुल में जन्मे बर्बरीक जी की कहानी है, जिसमें उनके पास 3 बाण थे, और उन्होंने ये कसम खाई थी कि हमेशा हारे का सहारा बनेंगे, जो हाँ एकदम हार चुका है उसका सहारा बनेंगे। और उस तरीके से उसको करंट सिनेरियो में कन्वर्ट करके उन्होंने एक स्टोरी बनाई है। साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, तो ये देखने की चीज होगी। वीरू जी जानते हैं कि मैं अक्सर खाटू श्याम जी जाता हूँ। ये बर्बरीक जी की मंदिर वो खाटू श्याम जी का ही है, तो इस वजह से मेरी अच्छा। इंटरेस्ट इसमें थोड़ा ज्यादा है। नाउ कमिंग टू हिंदी सीरीज की बात की जाए तो सर्च द नैना मर्डर केस है, जिसमें कोनकना शेन शर्मा है, और 6 एपिसोड की ये सीरीज है, जिसमें एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली के इन्वॉल्वमेंट है। एक लड़की की लाश गाड़ी में मिलती है और उसको ये केस सॉल्व करती है, उस पे है।
उसके अलावा कुरुक्षेत्र एक एनिमेटेड सीरीज है जो महाभारत के युद्ध पे बनी हुई है। वार 2 ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जो मूवी थी वो ओटीटी पे रिलीज हो रही है। एक ताइवानीज रिवेंज ड्रामा है जो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, जिसमें 2 दुखियारी माएँ अपने बच्चों के रिवेंज ले रही हैं एक गैंग लीडर के साथ। एक बूट्स करके अमेरिकन मरीन की स्टोरी है, लेकिन इस सब के बीच में मिराई करके एक बहुत अच्छी सीरीज हो सकती है, जो कि कहा जाए तो एक अशोका द ग्रेट जो एम्परर थे, उनकी कुछ डॉक्यूमेंट्स है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है और उस तरीके से माइथोलॉजिकल टच भी दिया गया है, उसमें है। इसके अलावा महफ़िल है जो एक म्यूज़िकल ड्रामा है, जो एक ही रात में किस तरीक़े से क्लासिकल म्यूज़िक और पोएट्री को कंबाइन करके किया गया है। और सबसे अच्छी एक्शन अगर देखना हो तो मेरे ख़्याल से द लास्ट फ्रंटियर होगा, जिसमें एक यूएस मार्शल है जो एक बहुत रिमोट लोकेशन में अकेला एक ऑफ़िसर है, और जहाँ पर एक प्लेन क्रैश होता है और उसमें से कई कैदी भाग जाते हैं और बाद में पता चलता है कि ये एक प्रिज़न ब्रेक का ही एक स्कीम थी। तो ये कुछ एक ओटीटी की रिलीज़ है। थिएटर की बात की जाए तो लगभग कुछ नहीं है। मैं कहूँगा सारी एसएमई की लिस्टिंग है, फिर वो चाहे लॉर्ड कर्ज़न की हवेली हो, कंट्रोल हो, थल हो, रैम्बो हो, तो ऐसे कुछ है नहीं थिएटर रिलीज़ में देखने लायक। जो कुछ है ओटीटी में है और बाकी का समय मैं कहूँगा कि दिवाली की घर में साफ-सफाई करिए और मौज करिए। ये सही कहा आपने, लास्ट वाला ऑप्शन भी सबसे मजबूत है, सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, वो यही होगा, मैं बता रहा हूँ अल्टीमेटली यही होगा। ये सही कहा आपने कि सिनेमाघरों में कुछ नहीं है, इसीलिए कल पीवीआर चला थोड़ी देर के लिए, बाय कॉल भी आई, लेकिन उसके बाद सिंक हो गया, फिर आज नीचे 1090 पे। अच्छा राजेश जी, आपके कहने पे मैंने 2 सीरीज़ देखी थी, एक तो ट्रायल देखी थी काजोल की, बहुत शानदार, उम्दा, मतलब मज़ा आ गया, और एक देखी थी मैंने जानवर ZEE5 पे। ये जो कोंकणा सेल वाली सीरीज़ बताई आपने, कुछ वैसी है क्या ये भी, मतलब? लगता वैसे ही है, और मैं कहूँ आपको कि कंगना सेन शर्मा, मुझे पता नहीं कि आपने पहले इनकी कुछ देखा है या नहीं देखा, ये बहुत शानदार एक्ट्रेस है। बंगाल को बिलॉन्ग करती है और मैं कहूँगा कि आपको इसको ज़रूर नहीं, देखनी कोंकणा चाहिए। सेन को कौन नहीं जानता है राजेश जी, मतलब ऐसा मत कहिए, मेरे पे इल्ज़ाम मत डालिए, आप स्टोरी नहीं, बताइए। मैं इल्ज़ाम नहीं डाल रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी इल्ज़ाम नहीं डाल रहा हूँ, मैं जस्ट एक संभावना व्यक्त कर रहा था। बहुत शानदार सीरीज़ हो सकती है ये। मुझे वो श्रेया जी, ताइवान आपको की रिवेंज स्टोरी वाली थोड़ी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। वो कौन सी सीरीज है राजेश अग्रवाल जी? कौन सी? ताइवान की जो 2 माएँ रिवेंज लेने की कोशिश कर रही हैं। द रीस्ट्रक्चर्ड। पता नहीं राजेश अग्रवाल जी आपने देखी है कि नहीं, द ग्लोरी करके है, के ड्रामा है, वो भी एक रिवेंज बेस्ड है, काफी अच्छी सीरीज है द ग्लोरी, अगर आपने देखी हो तो। अनफॉर्चुनेटली मैंने आज तक एक भी के ड्रामा नहीं देखा, पता नहीं क्यों मुझे उसमें जमता नहीं। और हाँ, दूसरे के ड्रामा ज्यादा रोमांस के लिए फेमस है, लेकिन वो बेसिकली बेस्ड है सर रिवेंज स्टोरी, काफी इंटरेस्टिंग है। हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा उसे देखने की, लेकिन जैसा मैंने कहा इस हफ्ते कितना मैं अच्छा, अगर और आप कुछ देखें तो। देखूं ना देखूं, त्रिबानधारी बर्बरी जरूर देखूंगा किस तरीके से उसने कोशिश करी है उसे मिक्स करने की। चलिए, राजेश जी ने कितनी वफादारी से सब कुछ बता दिया, लेकिन होनी सफाई है जनाब। मैं बता रहा हूँ आपको, दिवाली की सफाई इसी पे रहेगा जोर, है ना, इसी पे रहेगा जोर। चलिए जनाब, राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए, मतलब पूरा विस्तार से आपने समझाया। It's 25287, निफ्टी जहाँ क्लोज होने की तैयारी करता हुआ करीब करीब 0.42%, यानी करीब जाके प्लेस कर दिया उसने, तो सब कुछ ठीक ठाक है। बस एक ही बात का हमें रखना है ख्याल कि ट्रंप न कर दें कोई बवाल। बिल्कुल बिल्कुल सही ट्रंप न बात कर है। दें कोई बवाल, इसी बात का रखना है ख्याल। और बाकी सोमवार को आपसे फिर इस पूरे पैनल की मुलाकात होगी, और अपना रखिए ख्याल, एंड हैव अ नाइस वीकेंड। Have a nice one.